आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी ये लेक्चर दिए जा रहे हैं उसे आप सब बहुत ध्यानपूर्वक नोट कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि दो टॉपिक मैं लेके आया हूं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग में दो बिंदुओं के बीच कालांतर तथा पथांतर में संबंध। दूसरा एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले इसके पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आप सबने देखा था कि हम सभी लोग समतल प्रगामी तरंग, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन देखे थे। जैसे कि सिंपल वेव इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हम सभी लोग लिखे थे। यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ था कि 2 पॉइंट 2 कण है, ये हमने कहा था Q पॉइंट है, ये हमने कहा था P पॉइंट है। ये यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा Q पॉइंट पर तो x बटे v समय लगाएगा। इसलिए इसका जो हम सभी लोग इक्वेशन लिखे थे, वो इक्वेशन लिखे थे कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपान वी। एक्स अपान वी क्या है? ये समय था। इसे हम लोग सॉल्व किए थे तो ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपान वी, ये बन के आया था। इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लिए थे, थोड़ा सा सरल फॉर्म में लिख लिए थे। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हम लोग एक समीकरण बनाए थे, तरंग समीकरण। आप यहाँ पे देखिए, इसका बताने का मेन उद्देश्य ये है कि जो ये k की वैल्यू है, ये किसके बराबर है? जो ये k की वैल्यू है, ये ओमेगा अपान v के बराबर है, ओमेगा अपान v के बराबर है। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई n बटे v। थोड़ा सा और सॉल्व कर दे तो 2 पाई बटे v इंटू टी, v इंटू टी, ये कर सकते हैं। v को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 पाई बटे n लैम्डा टी। 1 बटा टी क्या था? n था। मतलब यदि हम लोग यहीं से सॉल्व कर ले, थोड़ा सा सिंपल वे में करें तो 2 पाई n, v को हम लोग कहते हैं n लैम्डा, n से कट गया तो 2 पाई बटे लैम्डा, अर्थात k इक्वल टू 2 पाई बटे लैम्डा। ये हम लोग को बहुत ध्यान रखना है, इसका यूज आगे मिलेगा, इसलिए ये हमने आपको बताया है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। यदि हम लोग मान लें कि एक समतल प्रगामी तरंग है और इसका समीकरण जो है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर हम लोग मान लें कि जो समतल प्रगामी तरंग है उसका जो समीकरण है y इक्वल टू ए
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, फाई है। क्या है, फाई है। हम लोग फेज की बात कर रहे हैं तो फाई लिख लिए हैं। अर्थात अगर हम लोग इसको ऐसे सिंपल वे में लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू ए साइन फाई, ये इसका सरलतम रूप है। हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। पहले पॉइंट की बात कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं x के साथ फाई में परिवर्तन, x के साथ फाई में परिवर्तन, ये देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे t के साथ फाई में परिवर्तन। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? ये जो वेव है, ये जो वेव इक्वेशन, ये जो वेव है, ये समय के साथ इसका फेज बदल रहा है। समय के साथ क्या है, इसका फेज बदल जा रहा है। प्रत्येक समय पर इसका फेज बदल रहा है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि इस डिस्टेंस पर क्या स्थिति है। मतलब एक बार समय को फिक्स रखेंगे और फेज को देखेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, समय को फिक्स नहीं रखेंगे, अलग अलग डिस्टेंस पर क्या क्या फेज है इसको देखेंगे, अलग अलग समय पर। एक बार टी को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स को वेरिएबल रखेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और टी को वेरिएबल रखेंगे। इस बेस पे हम लोग क्या है, दो पॉइंट्स बन के आते हैं, एक्स के साथ फाई में परिवर्तन और टी के साथ फाई में परिवर्तन। तो आइए पहला हेडिंग एक्स के साथ फाई में परिवर्तन हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ नोट कर देते हैं, पहला पॉइंट लिख देते हैं, एक्स के साथ फाई में परिवर्तन, फाई में परिवर्तन। अगर आप लोग मान लें, हम सभी लोग लिख सकते हैं कि माना एक्स अक्ष पर कोई दो बिंदु हैं। माना एक्स अक्ष पर कोई दो बिंदु है। तो पहले मान लीजिए यहाँ से एक्स एक्सिस दो बिंदु बना लीजिए। दो बिंदु हमने कहा एक P है, दूसरा हमने कहा ये Q है। इस ओरिजिन से P तक के दूरी x1 है और यहीं से Q पॉइंट तक के बीच की दूरी x2 है। यहीं पे हम लोग और देख लें, P पॉइंट पर जो फेज है वो फाई 1 है, Q पॉइंट पर जो फेज है वो फाई 2 है। ये क्या है, तरंग गति, तरंग गति, तरंग गति। तो दो बिंदु हम लोग मान लिए हैं जिनकी दूरियां क्रमशः x1 और x2 हैं। जिनकी दूरियां लिखना चाहे लिख लें, जिनकी दूरियां क्रमशः x1 और x2 हैं।
यहाँ से आप लिख सकते हैं, माना किसी क्षण t पर, माना किसी क्षण t पर, माना किसी क्षण t पर इन बिंदुओं की कलाएं क्रमशः, इन बिंदुओं की कलाएं क्रमशः φ1 तथा φ2 है। तो हम लोग कह सकते हैं φ1 बराबर ओमेगा टी, टी को हम लोग फिक्स किए हैं माइनस के एक्स वन, इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। दूसरे की बात कर लें φ2, तो टी हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, फिक्स रखे हैं के एक्स टू, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो क्या लिख सकते हैं, φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। इसे आप सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस के एक्स वन, के एक्स वन। इसे घटा दें, ओमेगा टी से कट जाएगा, ये बचा आपका, यहाँ से के कॉमन हो जाएगा। तो φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू के कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में माइनस x2 प्लस x1। तो φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू माइनस के, मतलब माइनस से गुणा कर दिए, क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, माइनस के डेल्टा एक्स, ये निकल के आया फॉर्मूला, ये निकल के आया। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या निकाला कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू के माइनस डेल्टा एक्स, ये रख सकते हैं। इससे क्या स्टेटमेंट बनेगा, इससे हम लोग क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं जब फाई पॉजिटिव है, फेज डिफरेंस पॉजिटिव है, तो डेल्टा एक्स निगेटिव है। अर्थात यदि डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा, यदि डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक होगा, तो क्या होगा, डेल्टा फाई ये निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा, यदि डेल्टा एक्स निगेटिव होगा तो क्या है, डेल्टा फाई क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, डेल्टा फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ के लिए हम लोग लिख सकते हैं कला का मान घटता है, कब, जब डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा। डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा तो फेज का मान घटता है, फेज का मान घटता है। लेकिन जब
डेल्टा एक्स निगेटिव होगा तो फेज का मान बढ़ता है, फेज का मान बढ़ता है। ये निष्कर्ष निकला। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरे की बात करें तो क्या हेडिंग था, टी के साथ फाई में परिवर्तन, टी के साथ फाई में परिवर्तन। इसके बारे में देख लें तो टी के साथ फाई में परिवर्तन तभी सभी लोग देखे थे, फाई 1 इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे क्या करना है, टी को वेरिएबल रखना है, एक्स को फिक्स रखना है, के एक्स दूसरा बना लें, फाई 2 इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ये T2 हो जाएगा के एक्स। फिर वही इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो घटा दीजिए, फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल टू ओमेगा T2 माइनस के एक्स। इसके बाद आगे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस ओमेगा T1 माइनस के एक्स। ये माइनस अंदर जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ओमेगा T2 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा T1 प्लस के एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1, ओमेगा कॉमन हो जाएगा, T2 माइनस T1, फाई 2 माइनस फाई 1। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जहाँ जगह है, यहाँ लिखेंगे तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा डेल्टा टी। यहाँ आप देखेंगे कि डेल्टा टी डेल्टा फाई दोनों के जो चिन्ह हैं ये क्या है, समान है। क्या है, समान है। समान होने के कारण समय t के निरंतर बढ़ने के कारण किसी भी बिंदु की कला निरंतर बढ़ती रहेगी। मतलब अगर नोट करना चाहें तो डेल्टा फाई और डेल्टा टी दोनों क्या है, सेम चिन्ह है, सेम साइन है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे टी हमारा बढ़ेगा उसी प्रकार निरंतर फेज भी हमारा बढ़ता रहेगा, टी के साथ फेज भी बढ़ेगा। मतलब समय के साथ फेज बढ़ेगा, समय के साथ फेज बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, ये एक टॉपिक समाप्त हुआ। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि अकेले यांत्रिक तरंग का अध्ययन किया है, किसी एक सिंगल यांत्रिक तरंग का अध्ययन किया है। लेकिन जो भी प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं का सिर्फ एक तरंग के चलने से नहीं होता। यहाँ पे क्या है, कई तरंग होती हैं। कई तरंगों का आपस में टकराना, आपस में मिलना, उनसे एक रिजल्टेंट तरंग बनाना, एक रिजल्टेंट वेव बनाना,
इस कारण से सभी क्या है घटनाएं होती हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। दो या दो से अधिक मिलने के फलस्वरूप नई तरंग के उत्पन्न होने की घटना को तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। दोस्तों तो नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए क्या है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दो अथवा अधिक, दो अथवा अधिक तरंगों के मिलने, दो अथवा अधिक तरंगों के मिलने, दो अथवा अधिक तरंगों के मिलने के फलस्वरूप नई तरंग के उत्पन्न होने की घटना को अध्यारोपण कहते हैं। अध्यारोपण कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप कह सकते हैं कि तरंगों के अध्यारोपण की स्थिति में किसी क्षण माध्यम के किसी कण पर परिणामी तरंग फलन वाई उस कण पर उपस्थित उन सभी तरंगों के तरंग फलनों आदि का बीजगणितीय योग होता है। अर्थात ये मान लीजिए एक वेव है, यहां से चल रही है इस तरह से, इधर से भी एक वेव आ रही है, इस तरह से चल रही है। दोनों वेव क्या है, एक जगह आके मिलेंगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका रिजल्ट इस तरह से बन सकता है। हो सकता है एक वेव आपको इस डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी भी इस डायरेक्शन में चल रही है। तो दोनों को क्या है, दोनों का विस्थापन आपस में सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब ये एम्पलीट्यूड ए, ये हम लोग कहते हैं कि A1 है, ये कहते हैं कि A2 है। तो जो ये रिजल्टेंट होगा ये A1 प्लस A2, अर्थात अलजेब्रिक सम होगा। बीजगणितीय योग, तो इस तरह से क्या है, जिधर से भी तरंगे आएंगी ये या तो एक दूसरे से मिल जाएंगी या फिर समाप्त हो जाएंगी। मतलब इनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं तरंगों के अध्यारोपण की स्थिति में, तरंगों के अध्यारोपण की स्थिति में किसी क्षण माध्यम के किसी कण पर परिणामी तरंग फलन
फलन का क्या मतलब है? फंक्शन। आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेव फंक्शन, रिजल्टेंट वेव फंक्शन y उस क्षण उस कण पर उपस्थित, उस क्षण उस कण पर उपस्थित, उस कण पर उपस्थित उन सभी तरंगों के तरंग फलनों अर्थात फंक्शन आदि क्या बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा इस सिद्धांत के निम्न प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? दो या दो से अधिक तरंगें एक दूसरे की प्रगति को प्रभावित किए बगैर माध्यम में एक साथ चलती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं किसी कण का किसी क्षण नेट विस्थापन उस कण पर उस क्षण अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीजगणितीय
योग के बराबर होता है। मतलब अगर ये आपका एक वेव है, ये भी आप एक ही तरंग देख रहे हैं, यहाँ पे अनेकों तरंग होंगे अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अगर इस क्षण पर किसी कण का जो विस्थापन है वो मान लो ए है, तो यहाँ पे जितने भी तरंग होंगे इस क्षण सभी कणों के विस्थापन आपस में बीजगणितीय योग के बराबर होंगे, आपस में बीजगणितीय योग के बराबर होंगे। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, इससे ध्यान दें क्या प्रभाव है। किसी कण पर एक साथ कई प्रभाव होने की स्थिति में, किसी कण पर एक साथ कई प्रभाव होने की स्थिति में उनका नेट प्रभाव उन सभी प्रभावों का बीजगणितीय योग होता है। नेट प्रभाव उन सभी प्रभावों का बीजगणितीय योग होता है। ये आज के दो टॉपिक रहे हैं। इन दोनों टॉपिक को जहां आपको न समझ में आए बार बार रिवर्स करके देखें और समझें। कल अगले दो नए टॉपिक को हम लोग लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कस होगा। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन क्लास में करा दिया गया है, उसे एक बार देख लीजिएगा। उसकी जरूरत मुख्यतः नहीं है, थ्योरी ही लिखने के लिए आती है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले नए वीडियो के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।